जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 दिन अपने पास और हैं आर के एग्ज़ाम के लिए। 10-11 दिनों में करंट अफेयर्स को लेके ये काउंटडाउन और बाकी चीज़ों को भी लेके जो काउंटडाउन स्टार्ट है अपना, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे, रिवीजन वीडियो हिंदी के आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग सारे वीडियोस को एक बार समय निकाल कर ज़रूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैप सीरीज़ को भी जल्दी कंक्लूड करके एक जगह आप लोगों को सारे वीडियोस दे दिया जाएगा। आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। और इंडियन ज्योग्राफी का जो मैप का वीडियो है, कल एक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। एक और फाइनल है, वो आप लोगों को मिलेगा मिनरल्स वगैरह के, उसमें वीडियोस रहेंगे। उस वीडियो में मिनरल वगैरह के डेटा रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा उसको। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स को अब अच्छे से देखते हैं। हाल ही में कौन कौन से ऐसी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है? यानी हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन है कि नहीं किया गया है। तो 5 ऐसे भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया है। इन ऑप्शंस में एक ऐसा भाषा है जिसको नहीं जोड़ा गया है, और वो है बोडो। तो बोडो को क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस में या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। 3 अक्टूबर 2024 को यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसके हेड थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने अप्रूवल दिया कि क्लासिकल लैंग्वेजेस के स्टेटस हम देंगे 5 भाषाओं को। एक मराठी होगा उसमें, एक पाली, प्राकृत, आसामीज़ और बंगाली। देखिए 2004 में जाकर भारत सरकार ने डिसीज़न लिया था कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहली जो भाषा थी वो तमिल थी, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो अब कुल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाल ही में COP29 की बैठक हुई, और उसमें अंडर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के नाम पर एक कमिटमेंट किया गया कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसको बढ़ाकर कितने बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना है। इसमें डिसीजन लिया गया। आपको बताना है कि कितने रुपए देने की बात की गई है। यानी हाल ही में जो COP29 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होती है, तो उसमें ये हर साल जो हेड होते हैं सारे देशों के, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 थी। तो इसी में नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य के तहत जलवायु वित्त को कितनी राशि तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे भारत है, अब भारत को कोयले से हट के ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। अब हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना है, तो जाहिर सी बात है पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करना होगा। सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में, पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इस पर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके के और भी देश हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, वित्त की आवश्यकता है। तो जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से पैसे आने चाहिए इस तरह के विकासशील देशों में, निवेश के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में, ताकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा है ग्लोबल वार्मिंग में या फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में, लेकिन भविष्य में ये दिक्कत ना बढ़े, उसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत है ताकि ये अपनी एनर्जी में निवेश कर सकें। तो हर साल ये अब बोला गया है इस मीटिंग में कि $300 बिलियन हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना ज़रूरी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, चाहे वो निवेश के रूप में मिले, चाहे आर्थिक मदद के रूप में मिले, ताकि वो लोग अपने आप को ढाल सकें जो सिचुएशन है इस समय ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का। अब आपको ध्यान ये देना है कि अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहाँ पर ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशन, ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका फुल फॉर्म, इसकी मीटिंग हुई COP29 की, और ये 11 से 24 नवंबर तक इसकी बैठक हुई है। बाकी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। कौन सी ऐसी अर्बन लोकल बॉडी है जिसको बेस्ट परफॉर्मर का कैटेगरी में डाला गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत? कौन सी श्रेणी में? मिलियन प्लस सिटीज़ की श्रेणी में। यानी कि अपने देश में 10 लाख के ऊपर की आबादी के जितने भी शहर हैं, उनके जो नगर निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी लिस्ट निकाली गई, और उसमें बोला गया कि जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर हैं स्वनिधि स्कीम के तहत, उनको अवार्ड दीजिए। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकाय के रूप में जिसको सम्मानित किया गया है, और 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले ये शहरी निकाय हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पर है वाराणसी का नगर निगम। ये ध्यान रखिएगा। कौन सी ऐसी अर्बन लोकल बॉडी है जिसको बेस्ट परफॉर्मर का कैटेगरी दिया गया है इस बार 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में?
यानी 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकाय के रूप में किस निकाय को सम्मानित किया गया है? तो इस बार ये है झांसी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए दोनों में ही अपने उत्तर प्रदेश के नगर निगम शामिल हैं। एक वाराणसी था 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले में, और दूसरा 1 से 10 लाख की आबादी में अगर आप बात करेंगे तो झांसी नगर निगम है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा शहर है जिसको अवार्ड दिया गया है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ड्यूरिंग 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन? देखिए 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के दौरान सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी का पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो ये मिला है भुवनेश्वर को। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो हम अभी 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं, ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ 27 अक्टूबर 2024 को। 18th अर्बन इंडिया मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 17th वाला कहाँ हुआ? गांधीनगर में। तो जो अगला है इस साल होना है 2025 में 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, यानी 18वां शहरी गतिशील भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025, ये इस साल गुरुग्राम में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा कर दी गई थी जब ये आयोजन हुआ था 17वां वाला। What is the rank of India out of 142 countries in the Rule of Law Index 2024 released by the World Justice Project, a Washington DC based think tank? वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक जो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा जारी किए गए कानून के नियम या कानून के नियम के हिसाब से कौन से देश में किस हिसाब से राज चल रहा है, शासन चल रहा है, उस सूचकांक में 142 देशों में भारत का क्या स्थान है ये आपको बताना है। तो भारत का स्थान है इसमें 79। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? डेनमार्क है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? नॉर्वे है। तो ये स्कैंडिनेवियन देश ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जो है वो आपको देखने को मिलेगा 5वें पे। एक बात याद रखिएगा, एक पेनिनसुला प्रायद्वीप है, एक पेनिनसुला है यूरोप में, ये जूटलैंड पेनिनसुला कहलाता है। इसका मैक्सिमम हिस्सा डेनमार्क का है और कुछ हिस्सा जर्मनी का है। तो मैप में आप लोग यूरोप के जरूर देख लीजिएगा, जूटलैंड प्रायद्वीप, या गूगल पे सर्च करिएगा जूटलैंड पेनिनसुला या जूटलैंड प्रायद्वीप। उसके ऊपर वाले हिस्से मैक्सिमम किससे हैं? डेनमार्क से हैं, और कुछ हिस्सा इसका जर्मनी में भी है। तो ध्यान रखिएगा। 8वां धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस कौन से शहर में आयोजित किया गया 23 से 25 अगस्त 2024 तक? तो ये आयोजित किया गया है, आपको बताना है कौन से शहर में किया गया। तो अहमदाबाद में इसको आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अहमदाबाद में कब से कब किया गया इसको आयोजित? 23 से 25 अगस्त को। और ये इंडिया फाउंडेशन और गुजरात यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसका आयोजन किया है। कौन सा स्टेट है जिसको टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है 2 बिजनेस सेंट्रिक और एक सिटीजन सेंट्रिक एरिया में अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के तहत? एक्चुअली ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 है, इसका रिजल्ट देखा जा रहा था कि किसने इसे बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। उसी रिजल्ट में देखा गया कि उत्तर प्रदेश व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2022 को बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से लागू किया है, और इसे उत्तर प्रदेश को 2 व्यवसाय केंद्रित और 1 नागरिक केंद्रीय क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो ये अपना उत्तर प्रदेश आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और पीयूष गोयल जी जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्होंने ही इसमें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के रिजल्ट का जो आयोजन हुआ था, रिजल्ट की जो घोषणा हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश को बेस्ट परफॉर्म, टॉप अचीवर का और बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया था। ये नई दिल्ली में ये उद्योग समागम में इस इवेंट का आयोजन हुआ था 5 सितंबर 2024 को। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया भारत का पहला, इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कौन से राज्य में? केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो ये किया सिक्किम में। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम टू बूस्ट फार्मर इनकम, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। इसीलिए था कि जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए, किसानों की आय बढ़ाई जाए। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सिक्किम के सोरेंग जिले में ये पहली तरह का कोई जैविक मछली क्लस्टर किसानों के लिए खोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया एशिया का पहला बुद्धिस्ट समिट 5 से 6 नवंबर को कौन से शहर में? यानी संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 5 से 6 नवंबर 2024 को किस शहर में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया?
ये आपको बताना है। तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ये गया, कुशीनगर, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध जी से ये जुड़ा हुआ है ये स्थान। और थीम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो विषय या थीम था वो था रोल ऑफ बुद्ध धम्म। देखिए पाली में धर्म को धम्म ही बोलते हैं। तो रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, यानी एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धम्म की क्या भूमिका है, यही विषय था इस कॉन्फ्रेंस का, जो पहला एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ है बुद्धिस्ट पे। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्केट, कौन से शहर में? 11 सितंबर को। यहाँ डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर 2024 को किस शहर के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया उन्होंने ग्रेटर नोएडा में। इट वॉज अ 3-day कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 11 to 13 सितंबर। थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, सेमीकंडक्टर में भविष्य को आकार देना, ये इसका विषय था। जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेज, इनॉग्रेटेड द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने किस शहर में भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो इन्होंने उद्घाटन किया है मोहाली में, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा और ये एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में कौन सा ऐसा शहर है जहां इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल ओपन किया गया है? यानी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया है मुंबई में, ध्यान रखिएगा। और ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये क्रूज भारत मिशन को साकार करने के लिए किया गया है, क्योंकि क्रूज भारत मिशन में ये कहा गया है कि 2029 तक जो भी समुद्री क्रूज पर्यटक हैं, सी क्रूज टूरिस्ट हैं, उन्हें 10 लाख तक उनकी संख्या को हमें बढ़ाना है। हाल ही में जो चौथा एडिशन हुआ है बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय जो एम्फीबियस एक्सरसाइज था, उभयचर अभ्यास, जिसका नाम था टाइगर ट्रम्प, ये भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? काकीनाडा में ये संपन्न हुआ है आयोजन, और 11 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया था। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय उभयचर अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण 11 अप्रैल 2025 को काकीनाडा में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है यूएसए के साथ भारत और अमेरिका के बीच में, ध्यान रखिएगा। और तीनों ही सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीनों ही सेना साथ में मिलकर दोनों तरफ की भारत और यूएसए की साथ में ये इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया इन लोगों ने। और इसमें क्या किया गया है कि जो भी मानवीय सहायता प्रदान की जा सकती है, आपदा राहत दी जा सकती है आपदा के टाइम पे, जिसे हम लोग इंग्लिश में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR कहते हैं, उसी के तहत इस अभ्यास को किया गया। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध के लिए अभ्यास किया गया था, ये था कि आपदा आ गया तो तीनों ही सेनाएं मिलकर किस तरीके से उस आपदा से जूझ सकती हैं, लोगों को बचा सकती हैं, सामान को बचा सकती हैं, इसलिए ये आयोजन किया गया था। हाल ही में 21 मार्च 2025 को नेतुम्बो नंदी नादिताव ने शपथ ग्रहण किया कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में? यानी हाल ही में 21 मार्च 2025 को नेतुम्बो नंदी नदेतवा ने किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो इन्होंने लिया नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। और एक बात और याद रखिएगा कि नामीबिया में ये राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बिल्ड किया है हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन पर? यानी हाल ही में किस देश ने अपने हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन भवन बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने, याद रखिएगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी? हाल ही में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंजू राठी राणा जी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और ये इस पद पे 2 साल तक मैक्सिमम अपने बनी रहेंगी। 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, और उसकी ये कानूनी सलाहकार भी थी। इसके पहले दिल्ली सरकार में ये 18 वर्षों तक सरकारी वकील भी रह चुकी हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन 19 फरवरी 2025? यानी हाल ही में 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, इनको हम लोग कई बार देख चुके हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनको जो चयन करने वाली समिति है वो 3 सदस्य थी। तो इनकी सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग थे। पहले प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी जी हैं, और तीसरा
केंद्रीय मंत्री जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामांकित किए गए होंगे, यानी उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए होंगे कि इस चयन समिति में मेरे अलावा और कौन केंद्रीय मंत्री मौजूद होगा, तो वो अमित शाह जी थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का इस तरह का पहला ये अपॉइंटमेंट है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के तहत किया गया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की ये पहली नियुक्ति है, क्योंकि इसके पहले जो चयन समिति में 3 लोग होते थे उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और उनके अलावा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होते थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई होते थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे। बट अब इसमें रूल में चेंज किया गया और इसमें बोला गया कि मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री के साथ उनके द्वारा नामांकित किए हुए उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई एक और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति, मतलब वहाँ पर चयन समिति में मौजूदगी होगी। तो होम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ने नामांकित किया। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट आई थी नवंबर 2024 में, उसमें उन्होंने बताया था कि भारत में टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित कितनी बिजली उत्पादन हो रहा है अपने देश में। ये रिपोर्ट आया था, तो आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में बन रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होकर। यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता अब कितनी है। ये नवंबर 2024 में रिपोर्ट आया था, तो ये अक्टूबर 2024 तक का अपडेट है। इसके आगे अगर कोई रिपोर्ट अपडेट होगी तो उस पर हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ये है 203.18 गीगावाट, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि 200 गीगावाट हमने पार कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी से, नवीकरणीय ऊर्जा से जो बिजली बन रहा है। तो इंडियाज़ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सर्ज बाई एन इम्प्रेसिव 24.2 गीगावाट इन जस्ट 1 ईयर, reaching 203.1 gigawatt in October 2024, up from 178.98 gigawatt in October 2023। ये बात याद रखिएगा। ये पिछले एक साल का तुलना किया गया कि अक्टूबर 2023 में जहां 178.98 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता था नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आधारित होकर, वो एक साल के बाद अक्टूबर 2024 को 203.18 गीगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। बस यही कुल मिला के बात है, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना पहला वीडियो कंप्लीट होता हुआ आगे हम लोग और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे ही हमारा फोकस होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के साथ मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।